Good evening, students, and welcome back to the third session of Basic Computer Skills. We have started Basic Computer Skills for first semester students of Agra College, Agra. और उसी सीरीज में ये उसका आज थर्ड सेशन है। फर्स्ट और सेकंड सेशन में हमने कोर्स के कंटेंट्स को, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। एंड आज हमारा सेशन 3 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखी कंप्यूटर की, कुछ रेगुलर टर्म्स हमने देखे जो कंप्यूटर सिस्टम में डेली बेसिस पर डेली लाइफ में यूज होते हैं। एंड टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, कल दो टर्म्स रह गए थे। कल की क्लास में ये टोटल 4 टर्म्स रह गए थे जिनको डिस्कस करना बाकी रह गया था। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, अनदर वन इज वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट एंड ब्राउजर। लोकल एरिया नेटवर्क, डेफिनेशन आप इसकी पढ़िए। A network that connects computers devices within a limited geographical area such as home, office or campus. लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। तो कोई मुझको लोकल एरिया नेटवर्क का कोई एग्जांपल देना चाहेगा? लोकल एरिया नेटवर्क का आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे। यस अमन, यू वांट टू आंसर? लोकल एरिया नेटवर्क का आप कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? उन्नति? So like ओके, यू कैन। school lab, school computer labs or college computer labs, there was systems uses in a local area ओके networks. अमन, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन सर लो है शायद। यस, क्या बता रहे थे आप एग्जांपल्स में? स्कूल के अंदर जितने भी सिस्टम यूज होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होते हैं। ओके, स्कूल के अंदर और बेसिकली कनेक्टेड कंप्यूटर्स सारे डिवाइसेस, है ना? बिल्कुल सही एग्जांपल है आपका। उन्नति, आप आंसर देना चाहते हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप आंसर दे सकते हैं। building and office home. यस प्लीज। सिर्फ ऑफिस है, बिल्डिंग्स है बिल्कुल। एंड या अगर किसी के घर में वाईफाई लगा हुआ है, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। उस वाईफाई से कनेक्टेड घर के सभी डिवाइसेस, आपके जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, आपका लैपटॉप है, आपका एंड्रॉयड टीवी है, आपका स्मार्ट टीवी, सारी की सारी चीजें जो आपके वाईफाई से कनेक्ट होंगी, दैट विल बी अ लोकल एरिया नेटवर्क। आपके स्कूल की, कॉलेज की कंप्यूटर लैब विल बी अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कई सारे डिवाइसेस एक छोटे से एरिया में आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। जस्ट अपोजिट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें इन सभी छोटे छोटे लैंड्स को मिला करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में भी एक मिड रेंज का नेटवर्क आता है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। कैन यू टेल मी एन एग्जांपल जिसमें जो नेटवर्क लैन और वैन इन दोनों के बीच में आता है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट टाइप ऑफ नेटवर्क जो लैन और वैन के बीच में आता है? दैट इज मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी शहर में, जैसे फॉर एग्जांपल आगरा, आगरा में आपने सर रेडियो सुना लोकल होगा। लोकल नेटवर्क होता है वो कितने एरिया में होता है सर? जी, नेटवर्क आप बता रहे हो लोकल somebody नेटवर्क, वो was, मतलब उसकी हाँ, कैपेसिटी सर कितनी होती है सर? लोकल नेटवर्क की रेंज एंड कैपेसिटी यू आर आस्किंग ना? यस सर। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है दैट इज बेसिकली अप टू 100 मीटर्स। ओके, सो
मोटा मोटा हम मान के चलते हैं 100 से 150 200 मीटर तक के रेंज में इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में कॉलेज का कैंपस जितना बड़ा होगा, एक मेन नेटवर्क से पूरे कॉलेज के सभी फैसिलिटीज, कॉलेज के सभी चीज़ें, कॉलेज के सभी कैमरास एक मेन नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे, एक मेन सेंट्रल पॉइंट से जुड़े होंगे, जो उस कॉलेज के एरिया लोकल एरिया नेटवर्क को फॉर्म करता है। कोई एक कैंपस है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो जोग्राफिकल स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। दैट इज roughly up to 100 and 150 meters, from 25 meters to 150 meters। ये बहुत छोटे से छोटा भी, आपने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया या फिर आपने अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया अपने फ्रेंड को इंटरनेट शेयर करने के लिए, आपने हॉटस्पॉट ऑन किया, आपके फोन के इंटरनेट से 4 लोगों ने अपने फोन कनेक्ट किए, दैट इज ऑल्सो अ लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? कई सारे डिवाइसेस का ग्रुप जो आपस में किसी प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा को शेयर कर सकें। अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा शेयर करना पॉसिबल है, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज नेटवर्क। चाहे वो आप वायर्स का यूज करके डेटा को शेयर करो, चाहे आप सिग्नल्स का यूज करके डेटा को शेयर करो, डजेंट मैटर। आप अगर डेटा शेयर कर रहे हैं तो उस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाएगा नेटवर्क। अगर आप छोटे से जोग्राफिकल एरिया में कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर ये नेटवर्क एक पूरे सिटी को कवर कर रहा है या उससे बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है, जैसे आगरा सिटी में रेडियो आप सुनते होंगे, तो दैट रेडियो कम्स अंडर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन बेसिकली कवर्स अ होल सिटी। वो सिर्फ एक सिटी, उसकी रेंज होगी, उससे ज्यादा दूर वो नहीं जा सकता। और जब हम इन सब छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेगा जिसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की कोई भी स्पेसिफिक रेंज नहीं होती है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को जोड़ करके ये एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। कैन एनीवन गिव मी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क? Yes, Unnati, you want to say something? सर सारे नेटवर्क्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ रेंज का ही आता है क्या? जी। सारे जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो इन सब में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ रेंज का ही होता है या फिर कोई और डिफरेंस भी होता है? यस, इन सभी में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली होता है आपका रेंज पर और टाइप रेंज। ऑफ कनेक्टिविटी पर। जैसे आपने पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करी, तो यस सर। आप हॉट अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करके जब अपने फ्रेंड्स को डेटा शेयर कर रहे हैं, या फिर आप स्मार्ट वॉच का एग्जांपल ले लीजिए, दैट ओके। स्मार्ट वॉच इज फॉर योर पर्सनल यूज। आप ब्लूटूथ का यूज करके उस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज अ पर्सनल डिवाइस जो आपकी ही रीडिंग्स लेकर, आपके बॉडी की रीडिंग्स को लेकर आपके फ़ोन को शेयर कर रहा है ताकि आप उसको देख सकें। दैट कम्स अंडर अंडर पर्सनल एरिया नेटवर्क। और विच इज इस टाइप के नेटवर्क को स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज BAN, बॉडी एरिया नेटवर्क, जो आपके बॉडी बी। के सराउंडिंग में है। ओके सर, आई ठीक हर्ड दिस फर्स्ट टाइम। है, यस। सो ओके, बॉडी थैंक यू। एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, देयर इज वन मोर टर्म, CAN, कैन। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ कैन? कैन यू गेस इट? नो सर। CAN. Would anybody like to guess? Yes, Aman सर, Khan, you have आई raised थिंक your hand. कैंपस एरिया नेटवर्क। Yes, आई exactly. Campus area network. So, ओके। जोग्राफिकल लोकेशन पे इन नेटवर्क्स के नाम डिपेंड करते हैं। अगर वो नेटवर्क एक कैंपस में है तो हम उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। आपके बॉडी के सराउंडिंग में है तो हम उसको बॉडी एरिया नेटवर्क बोलेंगे। बहुत छोटे से एरिया में है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एक ऑफिस में, एक यूनिवर्सिटी में पूरे में फैला हुआ है तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अगर वो पूरे सिटी को
या 2-3 अलग अलग सिटीज को कवर कर रहा है, पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी को कवर कर रहा है, तब हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और जब इन सब छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम मिला देंगे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, दैट विल बी नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का आप में से कोई मुझे एग्जांपल देना चाहेगा? इंटरनेट। So banking network. यस एग्जैक्टली, इंटरनेट is the most famous and the most important example of wide area network। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? 2 वर्ड से मिलके बना है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जब इंटरकनेक्ट कर दिया गया, वो इंटरनेट बना। अब इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो सारी चीजें हम देखेंगे अपनी सेकेंड यूनिट में, बिकॉज सेकेंड यूनिट इज रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट की डेफिनेशन: a global network of interconnected computers that communicate using standardized protocols। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको सेकेंड चैप्टर में ही मिलेगी। अभी यहाँ पर सिर्फ हमको इतना जानना है, प्रोटोकॉल वर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अगर इंटरनेट पर आपको या आपके डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, देन देर आर सर्टेन रूल्स, देर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जिनको फॉलो करके ही डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, यस उन्नति, यू हैव रेज योर हैंड, डू यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन? No sir, no sir. Sorry. सो नेक्स्ट टर्म इज ब्राउजर। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सबसे अच्छा टूल होता है ब्राउजर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा ब्राउजर है, नाम उसके आप बताना चाहेंगे? क्रोम। ऑब्वियसली गूगल क्रोम। आई थिंक आज के टाइम में मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे उतने यूज नहीं होते हैं एज कंपेयर टू गूगल क्रोम। और क्या गूगल क्रोम सिर्फ एक वेब ब्राउजर है? और वेब ब्राउजिंग के अलावा क्या गूगल क्रोम और कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? अगर आपका आंसर यस है तो मैं जानना चाहूंगा कि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। कैन यू नेम सम? Sir, there are some websites in which we can stream some videos, like we can open YouTube, Chrome. ओके, वो सारा का सारा ब्राउजिंग में ही आ जाएगा। आप गूगल ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे कुछ भी टाइप करेंगे, यू कैन गेट एनीथिंग। तो सिर्फ वेब ब्राउजिंग ही गूगल का एक फीचर नहीं है। आपका थर्ड या फोर्थ यूनिट है गूगल प्रोडक्ट्स। ब्राउजर के अलावा गूगल और क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, वो सारा हम डिटेल में यूनिट 4 में देखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में 4 डेफिनेशंस रह गई थी। अगर आपने अपना प्रीवियस सेशन जो है वो अटेंड नहीं किया है, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक यूनुस सर आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर टुडेज सेशन, और ये थर्ड सेशन है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का। मैं आपको फिर से बता दूं, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो सेमेस्टर 1 में वोकेशनल कोर्स है, और एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी जो सेमेस्टर 5th में को करिकुलर कोर्स है। ये कोर्स दोनों को टारगेट करते हुए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी वाला जो पार्ट है सेमेस्टर 5th का, वो पूरी तरीके से ओवरलैप करता है सेमेस्टर 1 के वोकेशनल पेपर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को। तो अगर आप इस कोर्स को, इस क्लास को अटेंड करते हैं, इस पूरी सीरीज को देखते हैं, तो आपका डिजिटल लिटरेसी का पार्ट जो ऑलमोस्ट 70% है सेमेस्टर 5th के को करिकुलर सब्जेक्ट में, डिजिटल लिटरेसी एंड एनालिटिकल एबिलिटी वाले कोर्स में, तो ऑलमोस्ट 70 to 75% सिलेबस आप सिर्फ
इस क्लास से कवर कर सकते हैं। रहा बचा जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट के बारे में आपको इस क्लास में ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसकी क्लास किस टाइम पर लगेगी। उसकी क्लास भी हम प्रोवाइड करेंगे, क्लास का टाइमिंग आपके साथ शेयर किया जाएगा ग्रुप में। फिलहाल we will move on to our next topic which is different types of computers। हमने अभी कंप्यूटर में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स को कई अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक तो कंप्यूटर्स को हम बांट सकते हैं उनके साइज के हिसाब से कि कंप्यूटर का साइज कैसा है, उसकी कंप्यूटिंग पावर कैसी है। दूसरा जो कैटेगराइजेशन हम रखेंगे विल बी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से डेटा को हैंडल कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का काम है इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट देना। किस तरह का इनपुट हम कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट किस तरीके से देगा। अगर इनपुट अलग तरीके का है तो उसके लिए हमें अलग मैकेनिज्म वाला कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा। और तीसरा कैटेगराइजेशन होता है कंप्यूटर के पर्पस पे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के बेसिस पर कंप्यूटर सिस्टम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है विच इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? राइट साइड में आप इसके बारे में देख रहे होंगे इंफॉर्मेशन। इस कैटेगरी में सबसे बड़े और सबसे फास्टेस्ट और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है, उसको प्रोसेस करने के लिए ये काम में आते हैं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। मिलियंस भी नहीं, बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस। 1 सेकेंड के अंदर सुपर कंप्यूटर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है और आपको आउटपुट दे सकता है। दिस इज अनइमेजिनेबली फास्ट। ओके, सुपर कंप्यूटर्स में कई हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स होते हैं। हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें 1 प्रोसेसर है, 2 प्रोसेसर है, 3 प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, इतने ही प्रोसेसर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स में हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में पैरेलली डेटा को प्रोसेस करते हैं और हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं। आखिर इनका यूज कहाँ किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर्स को पर्टिकुलरली यूज किया जाता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है इसको, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और कई सारे सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड होती है डेटा बल्क में प्रोसेस करने की, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने की। ऐसी जगहों पर सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था रॉजर क्रे ने 1976 में। कैन एनीवन टेल मी द नेम of the first supercomputer which was developed by Roger Cray in 1976? क्या किसी को दुनिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पता है? Anyone would like to guess? Bakers. No, it was not a Bakers. Bakers was the Param, first computing device. Or you the can Param, say that Abacus was first counting device which was used for counting and calculations. Abacus Yes, was sir. not the first. Yes, Unnati. Param, Param. No, it was not Param. Param was India's first supercomputer. Sir, Cray 1. चलो एक और हिंट मैं दे दूंगा। That first supercomputer was named after Roger Cray himself. Sir, Cray 1. Yes, exactly. इतना टाइम मिल गया, आपने सर्च भी कर सकते थे इस चीज को। सर मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ ये। हाँ, चलिए अच्छा है, बढ़िया है, पता होना चाहिए। सर सो
Cray 1, CRAY 1. Cray 1 was the first supercomputer that was developed by Roger Cray himself in 1976. पहली चीज थी, बंदे के नाम पे रख दी गई, नो प्रॉब्लम। आई होप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंप्यूटर्स विच इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर से थोड़े कम पावरफुल, थोड़े कम साइज में बड़े, थोड़े कम एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? इसका ज्यादातर यूज जो होता है ना, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में यूज होता है। बैंक्स में जो आप सॉफ्ट कंप्यूटर सिस्टम्स देखेंगे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो एक बार में हजार से कई सैकड़ों और हजारों यूजर्स को एक साथ सर्विस प्रोवाइड कर पाए। ये एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर पाते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, जो एक बार में कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है और कई सारे यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो है एक बार में कई सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, जिसका मेन यूज किया जाता है बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां डेटा प्रोसेसिंग की नीड तो होती है पर उतनी नहीं होती है जितनी सुपर कंप्यूटर को जरूरत होती है। बैंक में अगर आप एक सुपर कंप्यूटर लगा देंगे, वो अब किसी काम का नहीं है। मतलब सुपर कंप्यूटर की जो पावर है वो उसको डिजाइन किया गया है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को, बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट के डेटा सेट्स को एनालाइज करने के लिए, रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो बैंक में उस तरह के डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है, उस तरह का डेटा बैंक में आता ही नहीं है। तो उसके लिए उस हिसाब के कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए हैं जिन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसी कैटेगरी में तीसरे कंप्यूटर्स होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स, जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे बढ़ते जाएंगे, कंप्यूटर्स की पावर कम होती जाएगी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, उनका साइज छोटा होता जाएगा। तो मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये मिड साइज के मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स होते हैं, जो एक बार में 4 से लेके लगभग 200 यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स के बीच में आते हैं। ठीक है, साइज भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जाता है कि एक एक कैटेगरी जब हम नीचे बढ़ेंगे, कॉस्ट भी कम होती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाती है, कंप्यूटिंग स्पीड कम होती जाती है, सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा महंगा और फास्ट होता है, लेकिन मेन फ्रेम से कम। चौथा है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हम जैसे लोगों के यूज के लिए बनाया गया है। क्या होता है इसमें? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे बोलते हैं सीपीयू, मेमोरी होती है, स्टोरेज एरिया होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगेन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक प्रोसेसर है, मेमोरी है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इसी में और जोड़ दिया स्टोरेज डिवाइस, ताकि हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकें। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं, उनको माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये हमारे पर्सनल कामों के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, मूवी देखनी है, ऑफिस का काम करना है, छोटे मोटे अमाउंट के डेटा सेट को एनालाइज करना है। वो छोटा मोटा अमाउंट भी बहुत छोटा मोटा नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट। बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स यू कैन प्रोसेस यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज हम डेली लाइफ में अपने करते हैं। हमारे लैपटॉप्स, हमारा मोबाइल फोन, टैबलेट, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप अभी तक आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट ना हो, नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। एनी डाउट टिल नाउ? कैन वी मूव फॉरवर्ड?
नो सर, फॉर व्हाट? कोई डाउट नहीं है या हम आगे ना बढ़े? पढ़ो। You should specify that also ना. Okay, so we'll move forward. अब ये इससे पहले हमने देखा था बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से कंप्यूटर्स की कैटेगरीज. अब हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रोसेस करने के तरीके में बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म कि कंप्यूटर को किस तरह का इनपुट दिया जा रहा है और वो उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. तो इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. अब एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है. आप लोग ने पढ़ा होगा फिजिक्स में एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में कि किस तरीके के सिग्नल एनालॉग होते हैं और किस तरीके के सिग्नल डिजिटल होते हैं. तो क्या कोई मुझे बताना चाहेगा यहाँ पर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, या फिर इन दोनों को और किस नाम से जाना जाता है? आया ना, कुछ तो जवाब दीजिए. No, sir, we don't know. सर कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं पता है. ये बेसिक लेवल का मैं इसको नहीं बोलूंगा, इट विल कम अंडर इंटरमीडिएट कैटेगरी. ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपसे, तो जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को हम कंटिन्यूअस सिग्नल्स भी कहते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को डिस्क्रीट सिग्नल्स कहा जाता है. एनालॉग सिग्नल दिखने में किस तरीके का होता है, आप कैसे पहचानेंगे कोई सिग्नल एनालॉग है या डिजिटल है? जस्ट वेट, लेट मी यूज अ पेन. So we were talking about analog signals. एनालॉग कंप्यूटर्स को एनालॉग सिग्नल्स प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है. एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं? ये कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और सॉरी -1 से 1 के बीच में. जैसे आपने देखा होगा अगर आपने कभी पढ़ा है ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, यू हैव हर्ड अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट ना, जो हमारे घरों में आता है एसी करंट, एसी वर्सेस डीसी करंट. आई होप आप सभी ने सुना होगा. Yes, sir. तो अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखा हो तो वह एक वेव जैसी बनती है, लहर जैसी आपको दिखेगी, वो वेव जैसी होती है. तो उस तरह के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है जो कंटिन्यूअस होता है, जिसकी वैल्यू 1 से नीचे गिरती 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 -1 तक जाती है, फिर धीरे धीरे उठ करके वो 0 से होते हुए 1 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे गिरता हुआ 0 से -1 तक जाएगा. इस तरह के सिग्नल को कंटिन्यूअस सिग्नल कहा जाता है. और इसे एक और नाम से जानते हैं, जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है उसे हम साइन वेव के नाम से जानते हैं, SINE, साइन वेव. तो इस तरह के सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म्स में अगर कहें, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको मेजर करनी है डायरेक्टली, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स. कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी? अगर हमको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम एक थर्मामीटर का यूज करते हैं. थर्मामीटर इज अ टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. अगर हमें अपने व्हीकल की स्पीड को मेजर करना है तो व्हीकल की स्पीड को मेजर करने वाला स्पीडोमीटर होता है. स्पीडोमीटर इज ऑल्सो एनालॉग कंप्यूटर. तो इस तरह के कंप्यूटर्स जिनका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाले डिवाइस को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाएगा.
एंड व्हाट आर डिजिटल कंप्यूटर्स? तो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हमारा मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स, these all are digital computers. These digital computers processes the digital signals. अब ये डिजिटल सिग्नल्स किस तरह के होते हैं? ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, इनको स्क्वायर वेव भी कहा जाता है। और इनका यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए। तो इसको मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ। यस, दिस वन। डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू उसकी नहीं हो सकती है। तो ऐसे टाइप के सिग्नल्स को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर्स को कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स। ये 0 या 1 की फॉर्म में ही इनपुट लेते हैं और 0 और 1 की फॉर्म के ही इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। उस लैंग्वेज को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 में लिखी हुई पूरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर सिस्टम समझ पाता है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इन दिस कैटेगरी इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हमें एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की ही एडवांटेजेस को यूज करना है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है कि वो डेटा उसे 0 और 1 की फॉर्म में चाहिए है और वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में, बहुत ही ज्यादा स्पीड से डेटा को एनालाइज करके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हम इन दोनों एडवांटेजेस को मिला दें, इन दोनों एडवांटेजेस को मिलाने के बाद हमें मिलता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को एनालॉग कंप्यूटर की तरह रीड करता है और इसकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी और इसकी मेमोरी डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह होती है। ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल्स दोनों को प्रोसेस कर सकता है। ये एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट में लेता है, उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करके जैसा आउटपुट आपको चाहिए, अगर आपको डिजिटल आउटपुट चाहिए आपको डिजिटल आउटपुट मिलेगा, आपको एनालॉग आउटपुट चाहिए आपको एनालॉग आउटपुट मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में पेट्रोल भरवाने गए होंगे। क्या यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जिसने आज तक कभी पेट्रोल ना भरवाई हो? आई होप सभी ने कभी ना कभी पेट्रोल स्टेशन पे जाके, फ्यूल स्टेशन पे जा करके पेट्रोल डीजल फिल कराया ही होगा। कोई है तो नहीं ना ऐसा यहाँ पे जिसने ऐसा ना किया हो? नहीं, मैंने नहीं भरवाई थी कर सब। हाँ, कल ही भरवाई, कल ही बहुत लोगों ने भरवाई होगी। कल एक न्यूज़ फैली थी कि पेट्रोल पंप्स बंद रहने वाले हैं। मेरे पास तो बाइक ही नहीं है तो भरवाऊं किसमें? हमारे यहाँ तो भाई सबने अपने अपने टैंक्स फुल करा लिए थे। तो जो पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है जिससे पेट्रोल फिल किया जाता है, जिससे फ्यूल फिल किया जाता है, दैट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की है वो, क्योंकि पेट्रोल जो उस पाइप से निकल रहा है उस क्वांटिटी को मेजर करके डिजिटली आपकी स्क्रीन पर जितना पेट्रोल पास हुआ है उसके अमाउंट के हिसाब से आपको बिल जनरेट होकर के स्क्रीन पर डिजिटल फॉर्म में दिखाई दे जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, जिसमें आपने मेजर किया एक फिजिकल क्वांटिटी को लेकिन इसको कैलकुलेट किया डिजिटल वैल्यूज के टर्म में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। इफ यू हैव नो डाउट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े तो तीसरी कैटेगरी हमको दिखती है। अभी हमने पिछली कैटेगरी देखी, दैट वाज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। सबसे पहली कैटेगरी हमने देखी बेस्ड ऑन देयर साइज, कि साइज के हिसाब से कंप्यूटर्स किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। फिर हमने देखा बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, किस तरह के इनपुट के हिसाब से हम
कंप्यूटर को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन देयर पर्पस, कि हम किस काम में उनको यूज कर रहे हैं। दो तरह के कंप्यूटर्स इस कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का मतलब कि ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए डिजाइन किया जाता है, कि अगर हमारे टारगेट ऑडियंस मान लो 1 करोड़ यूजर्स हैं, उनकी कॉमन नीड्स ये होने वाली हैं, उन सभी नीड्स को देख करके हमने एक कॉमन ऐसा मशीन डेवलप कर दी जिससे वो करोड़ों लोग उस मशीन को यूज कर सके अपने काम के लिए। हम जो स्पेशल अपने मोबाइल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप्स जो हम यूज करते हैं, दे ऑल कम अंडर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये मार्केट में आपको हमेशा तैयार मिलेंगे, आपको बस शॉप पर जाना है, अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से इसको परचेज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को डिजाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, कि उस एक टारगेट ऑडियंस की क्या नीड है, उस नीड को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए कस्टमाइज किया जाता है कंप्यूटर्स को। उन कंप्यूटर्स को कहते हैं स्पेशल कंप्यूटर्स या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी स्टोरेज, इनकी मेमोरी, सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि यूजर की नीड कैसी है। मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री को अपने लिए एक अलग तरह का सिस्टम चाहिए होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग तरह के सिस्टम्स की जरूरत होगी। अर्थ को एक प्रेडिक्ट करने वाला कंप्यूटर अलग होगा। वॉल्केनिक इरप्शंस को प्रेडिक्ट करने वाला, जो प्रेडिक्शंस वाले जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उनका हार्डवेयर आर्किटेक्चर अलग होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मिलिट्री फैसिलिटी के लिए कंप्यूटर बनाया गया है तो वो मिलिट्री ही यूज कर सकेगी, उसको कोई दूसरे डोमेन में यूज नहीं किया जा सकता। कोई अगर ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है जिसको वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाना है, तो वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही यूज किया जा सकता है। उससे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, या उसको रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज में यूज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है, जिनको एक स्पेशल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो यहाँ तक हमारे 3 टॉपिक्स इस यूनिट के खत्म हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस टॉपिक में, इस यूनिट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करना चाहूँगा। दिस वॉज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं है, पर मुझे ये टॉपिक ज़रूरी लगा इसलिए मैंने इसको आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। एंड दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर मेमोरी। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हमने कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट्स जाने, कि कंप्यूटर सिस्टम के पास एक प्रोसेसर होना चाहिए, एक मेमोरी होनी चाहिए और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होने चाहिए। तो वही उसमें से एक चीज है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने तरह की होती है, इसको किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो देर आर बेसिकली 2 ही तरह की कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अक्सर क्या होता है, जो तीसरी कैटेगरी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, रीड ओनली मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही डिस्कस किया जाता है। बट सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से रोम को मैंने प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड नहीं किया है। ये रीजन हम आगे चल के देखेंगे जब रोम हम डिस्कस करेंगे, कि क्यों मैंने रोम को प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं रखा है। पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो प्राइमरी मेमोरी में 3 तरह की मेमोरी हमें डिस्कस करनी है, विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जिस मेमोरी की बात की गई है इज अवर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है जो कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में
कि इसकी मेमोरी कितनी है, कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है। आपका जो 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB रैम है। फोन भी हम खरीदते हैं, तो फोन खरीदते टाइम हम देखते हैं कि जितना ज्यादा मेमोरी का, जितना ज्यादा रैम वाला फोन होगा, उतना ही अच्छा होगा और उतना ही वो महंगा भी होगा। 4 GB रैम का मोबाइल फोन आप खरीदेंगे, वो 8 GB रैम वाले मोबाइल फोन के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता मिलेगा। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, सबसे पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट नोट करने वाला ये है कि प्राइमरी मेमोरी इज कॉस्टली। प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हमको क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के बीच में कंपेयर करते हुए चलना है। या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखा गया है, क्या क्या वो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिस वजह से प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी से या वो सेकेंडरी मेमोरी से अलग होती है, और क्यों मैंने रोम को प्राइमरी मेमोरी में नहीं रखा। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहली लाइन आप इसमें देखिए, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी विच इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसको डेटा टेम्पररी तौर से स्टोर करने के लिए, कुछ देर के लिए स्टोर करने में यूज की जाती है। तो आप में से कोई वॉलेटाइल वर्ड का मुझे मतलब समझाना चाहेगा कि मैं रैम को वॉलेटाइल मेमोरी बोल रहा हूँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? Would somebody like to explain? Temporary hold data. Yes, it is temporary. टेम्पररी क्यों होती है, परमानेंट क्यों नहीं होती, या फिर क्या ऐसी वजह है जिस वजह से टेम्पररी रह जाती है? देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम टेम्पररी या वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि रैम के अंदर जो भी डेटा इस टाइम पर मौजूद है वो पावर सप्लाई बंद होने के बाद में पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो तभी तक होता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम को हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। जब तक पावर सप्लाई है, रैम में डेटा है, जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ करेंगे, रैम के अंदर का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। इसी वजह से रैम को वॉलेटाइल मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट में होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, या उसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम में तो जो डेटा डेटा आया वो थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन अगर हम उस डेटा को सॉरी अगर हम उस डेटा को करना चाहते हैं तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। आखिर सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो किस तरीके से रैम में आता है, कैसे प्रोसेस होता है, उसके बारे में कभी और किसी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रैम। तो रैम में टेम्पररी रूप से डेटा रहता है, और पावर ऑफ होने पर ये सारा का सारा डेटा रैम में से इरेज हो जाता है। रैम की जरूरत क्यों पड़ती है? सीपीयू जो डेटा प्रोसेस करेगा, सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसका काम है डेटा को प्रोसेस करना। लेकिन सीपीयू के पास डेटा जाने से पहले जरूरी है कि वो डेटा पहले रैम के पास आए। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को इसलिए स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर कहते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि डेटा जो सीपीयू में जाना है वो सीपीयू में जाने से पहले रैम में आएगा, रैम में स्टोर होगा। जब तक वो रैम में स्टोर नहीं होगा, सीपीयू के पास नहीं जा सकता। सीपीयू के पास कौन सा डेटा जाना है, सीपीयू उसको किस तरीके से प्रोसेस करेगा, क्या ऑर्डर होगा, क्या शेड्यूल होगा, दिस इज ऑल डिसाइडेड व्हेन डेटा इज इन रैम। तो टेम्पररी स्टोरेज होती है रैम, जिसमें सीपीयू में जाने से पहले डेटा स्टोर होता है। ये क्विक रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म की जाती है, यूज की जाती है।
रैम में रीड और राइट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होते हैं। अगर हम रैम ना यूज़ करें, डायरेक्ट हम हार्ड डिस्क से उठा करके डेटा को भेज लगे सीपीयू में। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर से रैम निकाल दो और डायरेक्टली जो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं डायरेक्टली आप हार्डवेयर से रन करना चालू कर दो, चल जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस आप आज 1 सेकंड में कर पा रहे हो, क्या पता वो रैम के ना होने पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कितना भी टाइम ले सकता है। नो वन नोज। तो रैम का यूज किया जाता है डेटा को बहुत ही ज्यादा फास्टली प्रोसेस करवाने के लिए। रैम का आई होप आप सभी लोग मतलब समझ गए होंगे कि रैम वॉलेटाइल क्यों कही जाती है, रैम का यूज क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम कंप्यूटर सिस्टम में से रैम हटा दें, रैम की जगह सीधा हम डेटा उठाने लगे हार्ड डिस्क से, तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल दिक्कत होगी। रैम डेटा को फास्टली एक्सेस कराने में मदद करती है। अगर हम रैम ना यूज़ करें, डायरेक्टली हार्ड डिस्क से डेटा यूज़ करें, तो प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आई होप इतना आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। Yes, आई sir. नीड योर Yes, sir. कंफर्मेशन। Yes, sir. ओके, सो जो कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है वो रैम होती है। रैम को सपोर्ट करने वाले दो रैम को या सीपीयू को सपोर्ट करने वाले दो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड होते हैं। वो होते हैं कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। कैश मेमोरी क्या होती है? जो डेटा सीपीयू को बार बार यूज करना है, जो डेटा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, उसको हम कैश मेमोरी के अंदर सेव करा के रख लेते हैं, ताकि जब भी उस डेटा की जरूरत सीपीयू को पड़े तो वो उसको दोबारा हार्ड डिस्क में से ढूंढ करके ना लाए, वो उसको कैश मेमोरी के पास में ही मिल जाए, ताकि डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाए। ये होता है कैश मेमोरी। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर ही लगे हुए होते हैं और ये छोटे छोटे स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जिसमें सीपीयू डेटा को कैलकुलेट करते टाइम, ऑपरेशंस परफॉर्म करते टाइम डेटा को रखता है जिसमें। यस, somebody was asking something. शेखर जी, नेक्स्ट बैच yes, का टाइम हो गया, yes sir. so keep it in mind, find the class as soon as it can be possible. Yes. So you know sir, आप क्लास का लिंक एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए।